नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। क्या वोट के लिए मुसलमानों का मजाक उड़ाना जरूरी है? और क्या मुस्लिमों को वोट बैंक बनाने की सोच उनके पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार है? ताल ठोक के आज ये सवाल इसलिए क्योंकि खुद को मुसलमानों की आवाज बताने वाले समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने वोट के लिए मुसलमानों का ही मजाक उड़ा दिया। कन्नौज की एक चुनावी रैली में आजम खान ने कहा कि मुस्लिम इसलिए ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि उनके पास रोजगार की कमी है, और अगर उन्हें रोजगार और नौकरी मिले तो मुस्लिम भी कम बच्चे पैदा करेंगे। यानी आजम खान ने वोट के लिए मुस्लिमों को पिछड़ेपन की मार्केटिंग भी की और उन्हें ही देश में बढ़ती आबादी के लिए जिम्मेदार भी ठहरा दिया। आजम खान ने मुसलमानों के लिए जो सोच रखी उसका समाजवादी पार्टी ने यह कहकर समर्थन किया कि वो मुस्लिमों का वोट मांग रहे हैं तो गलत क्या है। सवाल यह कि आजम खान और उन नेताओं में फर्क क्या है जो चुनाव के वक्त मुस्लिम आबादी के खिलाफ 4 बीवी 40 बच्चे के नारे लगाते हैं। आजम और उन नेताओं में फर्क क्या है जो बढ़ती आबादी के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार बताते हैं, और जब 4 बीवी 40 बच्चों के नारे को मुस्लिमों के खिलाफ सांप्रदायिक साजिश बताया जाता है तो क्या आजम खान के बयान को जायज ठहराया जा सकता है? इसलिए आज ताल ठोक के पूछेंगे कि रोजगार के बहाने आजम खान का यह बयान मुसलमानों का मजाक उड़ाना नहीं तो और क्या है? क्या आजम खान को सियासत के लिए मुस्लिमों पर 4 शादियां 40 बच्चे वाला जुमला मंजूर है? क्या इसे आजम खान की समाज घाती सोच नहीं कहा जाए? और क्या देश में आजम खान जैसे नेताओं की वजह से पिछड़े हैं मुसलमान? ताल ठोक के आज की बहस इन्हीं सवालों पर। पिछले दिनों वो जिक्र चला कि ये मुसलमानों के बच्चे बहुत होते हैं। अरे भाई काम नहीं है तो और क्या करें? दो नौकरी कारोबार कराओ, बच्चे भी कम हो जाएंगे। इसमें नाराज होने की क्या बात है? हर व्यक्ति और अपने समाज के बारे में वो बात कर रहे हैं। अगर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, सुरसा की तरफ बदन बढ़ा रही है, मुंह खोले चली जा रही है, देश में समस्याएं खड़ी हो रही जनसंख्या के कारण, उसके लिए हिंदू जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार वो है जो हम कह रहे हैं, जो ये कहते हैं 4 बीवी 40 बच्चे। संपूर्ण विकास की कमी है और जज्बाती पॉलिटिक्स करके वोट बटोरना अलग बात है, उनके लिए उत्थान की कार्यक्रम बनाना दूसरी बात है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं और दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के बयान में वो चर्चा में रहना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ उत्तर प्रदेश में इस बार वो चुनाव में पूरी तरह फंसे हुए हैं। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या वोट के लिए मुस्लिमों का मजाक बनाना जरूरी? दूसरा सवाल, क्या सियासत के लिए आजम को मंजूर है 4 शादियां 40 बच्चे? तीसरा सवाल, क्या नौकरी के नाम पर यह आजम की समाज घाती पॉलिसी नहीं? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, क्या नेता है आजम खान इसीलिए पिछड़ा है मुसलमान? तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ बात करने के लिए 4 खास मेहमान होंगे। हमारे साथ घनश्याम तिवारी हैं, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। केलॉग्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से उन्होंने MBA किया है और मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया है हार्वर्ड केनेडी स्कूल US से। स्वागत है घनश्याम तिवारी आपका। वो पहले JDU के बिहार यूनिट के चीफ एडवाइजर रहे हैं 5 साल तक। हमारे साथ संबित पात्रा यहाँ पर मौजूद हैं, पेशे से सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, वैसे भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। आपको बता दूं नाइश हसन हमारे साथ होंगी, वो मुस्लिम महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं, वो पूर्व अध्यक्ष हैं मुस्लिम महिला आंदोलन की, जो मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए लंबी लड़ाई लड़ रहा है। वो लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ हैं। और MH खान हमारे साथ हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। डॉक्टर MH खान अक्सर आप देखते होंगे टेलीविजन डिबेट्स में BSP का पक्ष रखते हैं। घनश्याम तिवारी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, शर्मिंदा हैं आप आजम खान के इस बयान पर? देखिए, शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। बात यह है कि उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान में जो मुस्लिम आबादी है वो कई मामलों में पिछड़ी हुई है
और उसके लिए बुनियादी तंत्र एक तरीके से जिम्मेदार है। तो अलग अलग तरीके से नेता इस पर अपना आवाज़ उठाते हैं और अपनी बात रखते हैं। कोई बात लोगों को नागवार गुजर सकती है, लेकिन वो बात इसकी बुनियादी पक्ष कुछ बदलती नहीं है कि मुसलमानों के पास रोज़गार नहीं है, महिलाओं के पास अच्छी शिक्षा नहीं है, और जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता है, चाहे वो भारत का दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो या अल्पसंख्यक समाज हो। लोहिया जी जिनके सिद्धांत हमारी पार्टी के बुनियाद हैं, वो महिलाओं, दलितों, पिछड़ों को और अल्पसंख्यकों को एक नज़रिए से देखते थे, क्योंकि जो बुनियादी सवाल था उनके सामने वही था, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा। और वो ये कहते थे कि जब राजनीतिक पार्टियां धर्म की बात करती हैं तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को इन बुनियादी सवालों से बरगलाने का कोशिश कर रही होती हैं। वो जवाब नहीं दे रही होती हैं कि क्या तरीका होगा कि किसी पिछड़ी या अल्पसंख्यक या महिलाओं के बीच में अच्छी शिक्षा आएगी या उन्नति होगी। एक छोटा सा आंकड़ा देना चाहूँगा हिंदुस्तान के संदर्भ में कि किसी भी धर्म की महिला हो, यदि 10वीं कक्षा पास नहीं है तो फर्टिलिटी रेट लगभग 4 के आसपास होता है, और 12वीं कक्षा पास है तो फर्टिलिटी रेट 3 के आसपास होता है, और अगर वो ग्रेजुएट है तो 2 से कम होता है। जी, तो ये अब 1.5 मिनट का समय मिलता है अमूमन पहले सवाल के जवाब के लिए। आपका 1.5 मिनट खत्म हो गया है, लेकिन मैं फिर वापस आ रहा हूं आपके पास बाकी मेहमानों से माफी मांगते हुए, क्योंकि आप जब तक अपनी पहली बात समझा ना लें। सर, आपकी क्वालिफिकेशन देख के मुझे उम्मीद हुई थी कि आज एक पढ़े लिखे प्रवक्ता से सामना है, बड़े अच्छे तरीके से वो तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखेंगे। सर, आप एक ऐसी बात को जस्टिफाई करने में उलझते जा रहे हैं जिसको आप खुद अंदर से जानते हैं कि आप जबरदस्ती जस्टिफाई कर रहे हैं। सर, जो आदमी के पास नौकरी नहीं है, जिसके पास कपड़ा नहीं है पहनने को, आपके मुताबिक रोटी नहीं है, छत नहीं है सिर ढकने को, वो बच्चे पैदा करेगा इस देश में? और कोई काम नहीं है उसके पास, वो बच्चे पैदा करने लगेगा। देखिए या तो मैं जज्बाती होकर कुछ बात कहूं या फिर सीधा सा आंकड़ा देता हूं। आपने खुद कहा कि लोहिया जी ने कहा जब राजनीतिक पार्टियों के पास आम आदमी को देने के लिए कुछ नहीं होता तो वो धर्म का नाम लेके बरगलाती हैं। आजम खान क्या कर रहे हैं आज? बरगला रहे हैं ना लोगों को। बिल्कुल। देखिए, वही मैंने तो मैं शुरू में कह रहा हूं, किसी एक व्यक्ति के बयान पर मैं पूरी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। उससे तो ये सर, ये बहस उस एक व्यक्ति के बयान पर हो रही है, फिर इससे जिसने कहा कि मुसलमानों के पास नौकरी नहीं है तो वो बच्चे पैदा करेंगे और क्या करेंगे। नहीं, वो आर्टिकुलेशन सही नहीं है। सर, आपके यहाँ किसी का आर्टिकुलेशन सही नहीं होता तो उनको बोलने क्यों देते हैं? मुलायम सिंह कहते हैं लड़कों से गलती हो जाती है, आजम खान कहते हैं कि मुसलमानों ने जीत दिलाई थी, आजम खान कह देते हैं नौकरी नहीं है इसलिए बच्चे पैदा कर रहे हैं। आप मजाक समझते हैं क्या लोगों को? देखिए, चुनाव में कौन किस तरीके से अपनी बात रख रहा है, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी या किसी एक नेता को ट्रॉफी नहीं दे सकते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री संसद में कुत्ते बिल्ली आजम खान के बयान पे आपको तो ट्रॉफी मिल रही है ना, की बात करते हैं, आपको तो ट्रॉफी मिल रही है ना आजम खान के बयान पे कि मुसलमान खाली है इसलिए बच्चे पैदा करते हैं। हम ये कह रहे हैं नौकरी दीजिए, बच्चे पैदा नहीं करेंगे। उस बयान के मूल में यदि अशिक्षा है, किसी बयान के मूल में अशिक्षा है या किसी बयान के मूल में बेरोजगारी है, तो बयान महत्वपूर्ण है। सर, ये लेके बैठा हूं आजम खान की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का ब्यौरा। उस सहमति को यहां नहीं। सर, आजम खान की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का ब्यौरा लेके बैठा हूं। अपने लड़के को चुनाव लड़ाने के लिए उन्होंने 150 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सर जरा आप देख लीजिए कि एजुकेशन की क्या हालत है, और पूछिए आजम खान से उन्होंने साक्षरता दर बढ़ाने के लिए कितना पैसा खर्च किया अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुसलमानों का। अपने आजम खान से पूछिए कि 51.5% परिवार उस रामपुर में गरीबी से नीचे रहते हैं रेखा से, उनके लिए आजम खान ने कितना काम किया, भले मुसलमानों के लिए किया हो तो आ जाके बता दें। यूपी के औसत से 2 गुना ज्यादा गरीब रामपुर में रहते हैं सर, जिसकी नुमाइंदगी आजम खान करते हैं और आपके कैबिनेट में मुख्यमंत्री से ज्यादा ताकतवर माने जाते हैं। बताइए उन्होंने क्या किया उन गरीबों के लिए। देखिए रामपुर की स्टडी आप लेके बैठे हैं, मेरे पास रामपुर की स्टडी नहीं है। मैं सचार समिति की रिपोर्ट है मेरे पास, और इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ समय पहले आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में पूरे देश के मुसलमानों का भला करना चाहते हैं, रामपुर का कर नहीं पाते। अगर आप किसी नहीं, मैं इतनी सर, आप तो पढ़े लिखे ताकत नहीं रखता कि एक छोटा सैंपल रामपुर है, पहले उसकी बेहतरी करेंगे कि हिंदुस्तान की बेहतरी करने उत्तर प्रदेश सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। कोई भी समाज तब आगे बढ़ता है। आप सीधे क्यों नहीं कहते सर आप अधिकृत नहीं है आजम खान के बयान की निंदा करने के लिए?
ताकत नहीं देती है पार्टी आपको इतनी कि आप उस पर निंदा कर पार्टी सकें। का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, पार्टी का पक्ष रखने के लिए अधिकृत हूं। तो मैं पार्टी किसी ये मानती है एक बयान कि मुसलमान खाली है इसलिए बच्चे पैदा कर रहे हैं। मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। पार्टी ये मानती है कि मुसलमानों को लेकर 4 बीवियां 40 बच्चों का जो तंज कसा जाता है बुनियादी वो सही पहलू है। से सहमत हूं कि यदि किसी भी पिछड़े समाज में ये बात सही है कि किसी भी पिछड़े समाज में अगर शिक्षा नहीं है, खासकर महिलाओं में, और रोजगार नहीं है युवाओं में, तो वो और पिछड़ा होता जाएगा और जनसंख्या वृद्धि उस पिछड़ेपन की एक निशानी है। घनश्याम जी क्या कह रहे हैं आप? आपको इल्म है? आपको एहसास है सर? आप क्या कह रहे हैं? आप सवाल कीजिए सर। मैं तो यही पूछ रहा हूं, आपको एहसास भी है? आप क्या बोल देखिए, रहे हैं? मैं जो कह रहा हूं मुझे पूरा एहसास है। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं, यदि आप अपने दर्शकों को यह बात नहीं कह पा रहे हैं तो मैं कह देता हूं, इस देश में जितनी भी स्टडी हुई है, मैं चैलेंज करता हूं। आपके अन्य प्रवक्ता भी हैं, एमएच खान जी हैं, संबित पात्रा जी हैं, दोनों लोग अच्छे प्रवक्ता हैं। मैं चैलेंज करता हूं, आप इस बात को गलत साबित कराइए कि इस देश में यदि लड़कियां मैट्रिक पास नहीं है तो फर्टिलिटी रेट 4 से ऊपर नहीं है। एमएच खान साहब, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज भी इस देश में मां की शिक्षा के आधार पर बच्चे का सेल्फ एस्टीम बनता है। सर मैं डॉक्टर एमएच खान से पूछ लेता हूं, क्या मुसलमानों के पास नौकरी नहीं होगी तो वो बच्चे पैदा करते रहेंगे जैसा आजम खान कह रहे हैं? पूरे समाज की बेइज्जती कर रहे हैं वो, इस देश के हर मुसलमान को बेइज्जत कर रहे हैं वो। नहीं, मैं रोहित जी, मैं इस बयान को बिल्कुल कंडेम करता हूं। अब आजम खां का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, वो उल्टी सीधी बातें करते हैं और समाज को भड़काने का काम करते हैं। आपने देखिए, आपकी 5 साल सरकार रही है, अगर आपको लग रहा था कि मुसलमान अशिक्षित हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में काम क्यों नहीं किया आपने? आपका काम था। आज आप भी कह रहे हैं कि अशिक्षित मुसलमान है, बच्चे पैदा करेंगे। ये कितनी गंदी बात इन्होंने कही है। इस क्षेत्र में काम करने के लिए इनके पास क्यों पूरा 5 साल था, इन्होंने काम नहीं किया। और देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, जौहर यूनिवर्सिटी इन्होंने कायम किया है, 12,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार से इन्होंने लिया है। और देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी को कायम करने में हमें एतराज नहीं है। एतराज हमको इस बात पर है कि ये जो यूनिवर्सिटी कायम हुई है उसका चांसलर बाप रहेगा, आजम खां रहेंगे, उसके बाद उनका बेटा रहेगा, बेटे का बेटा रहेगा। यह इस्लाम के खिलाफ भी है। यह काम इन्होंने किया है। और जब इन्होंने देखा कि अखिलेश यादव जी का परिवार, पूरा परिवार अकूत संपत्ति इकट्ठा करने में लगा है, तो उसी में गंगा में हाथ बहाने ही भी चले आए। कहा नहीं, हमको भी दे दो 12,000 करोड़ रुपए, वरना तुम्हारा पोल खोल देंगे। बीच बीच में कहते हैं मेरे दोनों हाथ में लड्डू है, एक तरफ मुलायम सिंह है, एक तरफ अखिलेश यादव है। आज गायत्री प्रजापति के बारे में कितना शर्मनाक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आप बार बार मैं कह चुका हूं रोहित जी कि अखिलेश यादव का चेहरा दागी है, अच्छा नहीं है, न हिंदू के लिए है न मुसलमान के लिए है। ये कौन सा समाजवाद है कि 10 करोड़ की बस पर आप यात्रा कर रहे हो? ये कौन सा समाजवाद है कि 9 लाख की साइकिल पर आप यात्रा कर रहे हो? और मुसलमानों की शिक्षा पे आपको शर्म आनी चाहिए। 5 साल आप सत्ता में रहे, आपने कुछ नहीं किया मुसलमानों के लिए। आज मुसलमानों का वोट मांगने चले हैं आप। मुसलमान आपको वोट नहीं देने वाला है, चाहे आप जैसी बातें कह ले। सर मैं एक चीज जानना चाहता हूं, आपने जौहर यूनिवर्सिटी का नाम ले दिया, संबित पात्रा हालांकि कमेंट करना चाहते हैं। घनश्याम जी, फिर भी एक मौका मैं आपको और देना चाहता हूं। रामपुर की हर बड़ी सड़क जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ती है। आजम खान उस जौहर यूनिवर्सिटी के लाइफ टाइम चांसलर हैं, उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज चलता है, ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज की इमारत बन रही है, उसके दरवाजे से जुड़ेगा। वो राज्य का सबसे लंबा पुल बन रहा है, 200 करोड़ की लागत से यूपी ब्रिज कॉर्पोरेशन पुल बना रहा है। और आजम खान के घर से लेके सिविल लाइंस तक 20 करोड़ की लागत से पुल बनता है। सर, मुसलमानों के बीच में और शिक्षा के बीच में आजम खान एक छोटा सा पुल नहीं बना सकते थे? नौकरी के बीच में और मुसलमानों के बीच में आजम खान अखिलेश यादव की सरकार में रहते हुए मंत्री एक छोटा सा पुल नहीं बना सकते थे? बराक ओबामा देने आते क्या यूपी के मुसलमानों को नौकरी और शिक्षा? देखिए उत्तर प्रदेश, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देश में शिक्षण संस्थानों में नंबर 3 है उत्तर प्रदेश, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस के मामले में। सर, मुसलमानों की शिक्षा की बात कीजिए मुझसे। बताइए उसमें कितने मुसलमानों को आपने पढ़ाया? बताइए उसमें कितने मुसलमानों को पढ़ा लिखा के आपने इस लायक बनाया कि वो बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी पा सकें? ये तो आपका ये आपका वन आइड व्यू है कि मुसलमानों की शिक्षा अलग से बात करें और किसी और की शिक्षा। आजम खान ने शुरू की ना सर, मैंने थोड़ी की। उन्होंने कहा ना मुसलमान पढ़े लिखे नहीं, उनको नौकरी नहीं है, इसलिए बच्चे पैदा कर रहे हैं। अगर हम नहीं, ये बात आजम खान ने शुरू की है, मैंने सर। देखिए, आप ये सोच के आए हैं कि आप ये सोच के आए हैं कि सर, क्योंकि मुझे शर्म आती है आजम खान जैसे नेताओं के बयानों पर, आपको नहीं आती। करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं।
नहीं, आपको मुझे मुद्दे की बात समझ में आती है। यदि आप बयानों की तुलना करना चाहते हैं तो अपने दर्शकों के लिए सारे बयान रख दीजिए। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, तिवारी जी आप टीवी पे आने लगे हैं, इस देश में हर ऐसे नेता के बयान पे बहस हुई है, धार्मिक इस चैनल पे इस देश में हर ऐसे नेता के बयान पे बहस हुई है। सर आपको मौका नहीं लगा, आपको मौका नहीं लगा सर, मायावती ने आपका मौका नहीं लगा सर, ट्रांसफर के बारे में आपकी पार्टी ने भी बहुत पहले ऐसे मौके दिए हैं। आप टीवी स्टूडियो जो राजनीति रैली में चल रही है उसको टीवी स्टूडियो में बतलाइए। बात बहुत साधारण सी है। यदि आप मुद्दे की बात कर रहे हैं तो उसके सही पक्ष को समझिए। अगर आपको लगता है मुसलमानों का मजाक उड़ा के आपको वोट मिलेगा, मुसलमानों का तो उड़ाइए सर, आप भी उड़ाइए और उड़ाइए सर, और मजाक उड़ाइए। हमने तो कभी ये एमएच खान साहब हैं, इनकी पार्टी अलग से मुसलमानों का वोट मांगती है और दूसरी तरफ तो नहीं कहते कि खाली वो बच्चे पैदा कर रहे हो हमें वोट दे दो, ये तो नहीं कहते कि नौकरी नहीं है, बच्चे पैदा करते रहते हो हमें वोट दे दो। एक भी मुस्लिम इनको टिकट देने लायक नहीं लगा। हमने तो बिल्कुल स्पष्ट रखा है कि हमारे पास एक अच्छा नेतृत्व है, हमारे पास एक अच्छा नेतृत्व है, उसके आधार पर सर आपके नेता आजम खान ने आपके उस युवा नेतृत्व की भी बेइज्जती की है आज, इस बात को याद रखिएगा। आपके पास जवाब नहीं है कोई। संबित पात्रा आप बहुत देर से आते हैं, बोलिए कितने आप मुसलमानों के हमदर्द बन रहे हैं। खान साहब अब सुनिए डॉक्टर संबित पात्रा को भी सुन लीजिए एक बार। लेकिन इस देश में कभी इस समुदाय ने इस तरीके से वोट नहीं दिया कि आप हर प्रचार में कटोरा लेके बोलते रहते हैं कि घनश्याम जी दूसरों को सुनने दीजिए। आज आप बैकफुट पे हैं तो कम से कम थोड़ा शांति तो बनाए रखिए। हमारा वोट ट्रांसफर करते हैं। एक मिनट घनश्याम जी, माफी तो मांगा नहीं, ऊपर से इतना बोले जा रहे हैं। मन से आप धर्म के नाम पे वोट, भैया माफी तो मांगा नहीं, ऊपर से इतना बोल रहे हैं, सुन तो लीजिए दूसरों को। देखिए पहली बात है ये जो ये आजम खान ने जो कहा है कि नौकरी नहीं है, कारोबार नहीं है, इसलिए हम बच्चा पैदा कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्टली ये एक मिसोजिनिस्ट स्टेटमेंट है। महिलाओं को क्या बच्चे पैदा करने की मशीन सोच रखा है आपने कि बस काम कुछ नहीं है तो हम बच्चे पैदा करते रहेंगे? ये केवल मुस्लिम समाज के लिए ही नहीं, महिलाओं के प्रति एक तीखी टिप्पणी है। और आज घनश्याम जी आप बहुत पढ़े लिखे हैं, हम सब आपका सम्मान करते हैं, पहले आप क्षमा मांगिए देश से और उसके बाद आजम खान को भी क्षमा मांगनी चाहिए। और ये आज पहली बार वो टिप्पणी नहीं की है। मैं 2 साल पहले आजम खान ने क्या कहा था वो भी बता दूं। हम गरीब लोग हैं इसलिए ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, कोई काम नहीं, बीवी क्लब नहीं जा सकती, यारों की महफिल नहीं है, नहीं महफिल में नहीं जा सकती, बस बीवी और शौहर होते हैं, बच्चा तो पैदा ही करेंगे। आप बताइए, ये 2 साल पहले बोला था 2014 की चुनाव से पहले कि जो हमारी बीवियां हैं मुसलमान समाज की महिलाओं के लिए कहा था। आप इसमें शर्म तो करिए कि बार बार इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। और आज ही गायत्री प्रजापति गैंग रेप के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन पे, सुन लीजिए मैं आपके बीच में नहीं बता रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, थोड़ी देर सर थोड़ा तो शर्म रखिए, थोड़ा तो शर्म रखिए। मैं आपसे पूछूंगा आप बताइएगा भी, थोड़ा शर्म रखिए। जिस दिन आपको माफी मांगनी हो उस दिन दूसरों की भी सुन लीजिए साहब, पढ़े लिखे हैं आप। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आजम खान जी बड़ा छाती चौड़ा करके कह रहे थे नौकरी दो, कारोबार दो। ये किससे कह रहे थे मैं आपसे पूछ रहा हूं? अखिलेश जी से कह रहे थे, साइकिल के पीछे बैठे राहुल गांधी से कह रहे थे, किससे कह रहे थे? 60 वर्षों से अधिक समय तक राहुल जी की सरकार रही, उनके पिताजी की सरकार रही, उनकी दादी की सरकार रही, उनके परदादा का सरकार रहा, उन्हीं की सरकार रही, और 5 वर्षों में आपकी सरकार है। उससे पहले कभी मुलायम जी की भी सरकार थी। तो ये किससे पूछ रहे हैं नौकरी दो? 22 करोड़ जनता है उत्तर प्रदेश में, 18% उसको ये कोई 2 साल में 1 साल में तो सब कुछ, शिक्षा, कारोबार, सब कुछ तो नहीं हो जाएगा। तो ये सवाल किससे पूछा गया है? आपने इस पे सोचा है? और आज ही गायत्री प्रजापति को FIR किया गया है गैंग रेप के लिए। पूरे राज्य में महिलाओं को लेकर किस प्रकार की स्थिति है? ऊपर से आप जैसा पढ़ा लिखा नौजवान, आप कहते हैं युवा नेता है, 2 लड़के हैं। अरे आप भी तो लड़के हैं, हाथ जोड़ के माफी मांग लीजिए। कैसे लड़के हैं आप? अगर आपका नेता महिलाओं के लिए ऐसे शब्द प्रयोग करता है, आप माफी तक नहीं मांग पा रहे, तो क्या काम है? देखिए संबित जी आप बोलिए, खारिज किया जा सकता है। आप बोलिए संबित सर, एक मिनट जी। देखिए घनश्याम जी, मैंने पर्याप्त मौका दिया आपको। देखिए संबित जी, सर मैंने सबसे ज्यादा मौका आपको दिया कि आप अपनी बात रखें, उसमें आप नहीं समझा पाए तो ये सर मेरी गलती नहीं है। नाइश हसन, मैं आपसे पूछता हूं, ये तीनों तो चलिए राजनीतिक पार्टी के हैं, वो माफी मांगेंगे नहीं और ये इस बात से हटेंगे नहीं कि माफी मांगो। एक महिला होने के नाते क्या आपको लगता है कि आजम खान ने हर मुसलमान का, हर मुस्लिम औरत का अपमान किया?
जी रोहित जी, मैं आपकी बात का समर्थन करती हूँ और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर रही हूँ, मैं औरत के सवाल की नुमाइंदगी ज़रूर कर रही हूँ। और ये आज़म खान का पहली दफ़ा इस तरह की बयानबाजी नहीं है, इस तरह की जो बदजुबानी है वो पिछले काफ़ी अरसे से करते रहे हैं और यहाँ तक कि उनको कोर्ट ने फटकारा है और उन्हें कोर्ट ने धमकी दी है एक तरह से आइंदा सुधरने की, जिसका उन्होंने जवाब भी दाखिल किया है। लेकिन ऐसा लगता है उनके ऊपर कोर्ट के इस बड़े सवाल का भी कोई असर नहीं हुआ है और वो फिर उन्हीं बातों को रिपीट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत गंभीर मामला है कि वो जिस तरह भी चाहें जब भी चाहें बोलते हैं, न पार्टी उनके ऊपर एक्शन लेती है न उनको कोर्ट के एक्शन की कोई परवाह है। क्या उनको अपनी पहचान संकट में लग रही है? क्या अपनी पहचान बनाने के लिए वो इस तरह बोलते हैं कि 10 जगह टीवी चैनलों पे आएंगे, वो अखबारों में आएंगे ताकि लोग उन्हें देखें, उनकी पहचान हो? क्या उनको ये अपनी पहचान का संकट लग रहा है? मुझे तो लगता है अब कोर्ट कचहरी में उनका इलाज नहीं कर पाया है, अब उनको किसी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए क्योंकि इतना ज़्यादा सिरफिरा आदमी तो मुझे नहीं समझ में आता। और जहाँ तक सरकार की बात है, अगर वो मुसलमानों के लिए इतनी चिंता करती है, सचर कमेटी रिपोर्ट आने के बाद 5 साल अभी इनकी सरकार थी, इन्होंने एक जियो जरूर निकाला था, मैं उसकी तारीफ करती हूँ कि बहुत अच्छा जियो था, जिसमें सचर कमेटी के रिकमेंडेशन को लागू करने के लिए इन्होंने 30-35 डिपार्टमेंट के साथ उसको अटैच किया था। नतीजा ये हुआ 5 साल में, आप खोल के देख लीजिए, उन्होंने उर्दू में एक वेबसाइट बनाने के लिए कहा था, वो वेबसाइट पूरी नहीं है। इन्होंने जिस तरह से उस बजट को पूरे सियासी बजट में तब्दील कर दिया कि अगर यूपी में बेरोजगारी है तो इन्होंने 100 करोड़ रुपए सिर्फ स्किल बिल्डिंग के लिए दिए बच्चों के और 400 करोड़ रुपए इन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए दिए। तो मतलब मुर्दों की कीमत ज्यादा है, जिंदों की कीमत कुछ भी नहीं है। तो जब बजट को पूरे सवाल को सियासी रंग दे दिया जाता है तो यही हाल होता है। और आजम खान जैसे और तमाम बदजुबान नेता है जिनको मौका मिलता है और पार्टी ने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। पहली बात तो ये है कि कोर्ट एक्शन लेगा, एक लंबी प्रक्रिया चलेगी और फिर उसके बाद वो कहेंगे जी पार्टी एक्शन तब लेगी ना जब उनके बयानों को गलत मानेगी। पार्टी के सारे प्रवक्ता तो डिफेंड करते हैं, किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो आजम खान की बात पे सवाल उठा दे, निंदा करना तो दूर की बात है। वो आजम खान जो मंत्री रहते हुए कैबिनेट की मीटिंग्स को ठेंगा दिखा देते थे और सीएम कुछ नहीं कह पाता था, वहां प्रवक्ता क्या बोलेंगे आजम खान के खिलाफ? सर घनश्याम तिवारी जी, आपको बताऊं रामपुर की हकीकत क्या है सर? वहां के लोग क्या नारा लगाते हैं आजकल? जो आजम खान मजाक उड़ा रहे खड़े होकर स्टेज से मुसलमानों का, सर उनके रामपुर में सर ये नारा लगता है, बनाओ बीड़ी चलाओ रिक्शा, ये है आली जनाब की शिक्षा। ये इंतजाम किया उन्होंने अपने इलाके में शिक्षा का। सर जो रामपुर कभी कानपुर के बाद यूपी में दूसरे नंबर का इलाका माना जाता था इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, साइकिल की फैक्ट्री थी, माचिस की फैक्ट्री थी, टेक्सटाइल मिल थी, डेयरी प्लांट था, सर उसकी हालत आज क्या है? आपसे छुपी है क्या? आप कह दीजिए मैं डेटा लेके नहीं आया हूं, लेकिन इसके बावजूद आपको यह तो पता होगा कि रामपुर की दुर्गति का जिम्मेदार कौन है। देखिए, किसी भी क्षेत्र की दुर्गति का जिम्मेदार अगर आपको लगता है कि रामपुर की दुर्गति का जिम्मेदार कोई एक व्यक्ति है, तो बनारस के सांसद हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने बनारस में क्या कर लिया? पूरा बनारस खुदा हुआ है, न वहां पर एक रोजगार बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ा। तो किसी कम से कम ये तो नहीं कहा कि बच्चे पैदा कर रहे हैं लोग क्योंकि इनके पास नौकरी नहीं है, हो सकती है। कम से कम ये तो नहीं कहा किसी ने, नहीं करूंगा। रही तो नहीं कहा कि बच्चे पैदा कर रहे हैं क्योंकि नौकरी नहीं है। आप क्यों बोल रहे हैं? लेकिन रही बात संबित जी के माफी मांगने की, तो किसी व्यक्ति को अपनी बात पे माफी मांगने तो शोभा देता है। संबित जी तीन चार चैनल डिबेट निंदा कर दीजिए अपनी पार्टी के औपचारिक प्रवक्ता होने के नाते, आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते आप निंदा कीजिए। आप कहिए कि ये बयान शर्मनाक है और समाजवादी पार्टी इस बयान का समर्थन नहीं करती है, यही कह दीजिए आप। हमारी पार्टी इस तरह के किसी बयान का समर्थन नहीं करती। मैंने आपसे कह दिया ना, शुरू में ही कह दिया कि हमारी शुरू से तो आप डिफेंड कर रहे हैं सर उस बयान पार्टी का स्पष्ट मत है। आप कहें तो मैं टेप रोल करके रिवाइंड वापस सुनवा देता हूं आपको, आपने क्या क्या कहा। मैं कोई मुझे नहीं यकीनन ईमानदारी से मैं कहता हूं, मुझे लगा कि आपका डिबेट रामपुर और बयान से थोड़ा बृहत होगा, लेकिन मुझे नहीं जानकारी थी कि आपका डिबेट संकुचित है एक बयान के ऊपर और एक क्षेत्र के ऊपर। संकुचित हो सकती है, आपकी पार्टी मुसलमानों से ऊपर सोचने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री लिस्ट जारी करता है कि हमने 26 काम मुसलमानों के लिए किए हैं, विधायक कितने सालों का वहां खड़े होकर कहता है कि मुसलमान को नौकरी नहीं है इसलिए वो बच्चे पैदा कर रहा है। आप हमको बता रहे हैं हमारी सोच संकुचित है। ये गलत बात है। देखिए एक तरफा
मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपने इतने आंकड़े बताए, जनसंघ से लेकर के आज तक आज की भारतीय जनता पार्टी ने सर पिछले 5 साल से कौन सरकार चला रहा है उत्तर प्रदेश में? बताइए ना सर, किसको नौकरी देनी थी सर पिछले 5 साल में मुसलमानों को? आप बता दीजिए पिछले 5 साल में कितने मुसलमानों को आपने नौकरी दे दी? अगर बताइए ना सर, कितने मुसलमानों को आपने बच्चे पैदा करने से रोक दिया सर 5 साल में? बताइए मुस्लिम नेत्री को आपके मुताबिक जो मुसलमान खाली होने पे बच्चे पैदा करते हैं, वो बताइए सर कितने रोक लिया आपने बच्चे पैदा करने से पिछले 5 साल में सरकार होने के दौरान अपनी? बताइए सर। देखिए आप बहस को गुमराह कर रहे हैं। मैंने बहुत सिंपल सी बात कही। बयान किसने दिया, आजम खान ने या मैंने? लाजमी है कि जिस भी वर्ग में गरीबी होगी, जिस भी वर्ग में अशिक्षा होगी, जिस भी वर्ग में बेरोजगारी होगी, उस वर्ग में जनसंख्या बढ़ेगी। इसके आंकड़े सबूत है। और काम बोलता है सर, तो मुसलमानों को काम क्यों नहीं मिला सर? उसका पक्का सबूत है। आपको तो काम बोलता है ना सर, मुसलमानों को काम क्यों नहीं मिला फिर? क्यों सर आप ये कहने को मजबूर हैं कि मुसलमानों को काम नहीं है इसलिए वो बच्चे पैदा कर रहे हैं? हमने जब काम बोलता है रखा, तो अगर आप उत्तर प्रदेश के ढर्रे को देखिएगा, तो पहली बार उत्तर प्रदेश एक कास्ट न्यूट्रल विकास के रास्ते में जा रहा है। जब हम सड़क को मजबूत करते हैं पूरे प्रदेश में, कास्ट न्यूट्रल, हम कहते हैं स्कूलों में हम घी और दूध देंगे तो उसमें हर बच्चे को मिलेगा। अगर हम कहते हैं लैपटॉप देंगे तो हर बच्चे को मिलेगा। अगर हम कहते हैं कि आपको याद है 2012 में भारतीय जनता पार्टी जो आतंकवाद के चार्ज में जेल में मुसलमान युवक बंद थे, उनको छोड़ना था, ये आपने किया था नोटिस जारी। वो तो शुक्र हो इलाहाबाद हाई कोर्ट का कि उन्होंने आपको लताड़ा और वो नोटिस आपको वापस लेना पड़ा, और आप कास्ट न्यूट्रल बने हुए हैं। आपकी बात के बीच में नहीं बोल रहा था संबित जी, आपकी बात के बीच में नहीं बोल रहा था संबित जी, आपकी बात के बीच में नहीं बोल रहा था। मैं बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूं कि जो बोलिए सर, रुक गए हो, रोक दिया मैंने उनको, पूरा कीजिए तिवारी जी आप। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि जो प्रयास अखिलेश यादव जी कर रहे हैं वो एक बुलंद प्रयास है। उत्तर प्रदेश में यदि आजम खान उस पे पानी फेर रहे हैं, मानिए इस बात को भी कि आजम खान जैसे नेताओं के बयान उस प्रयास पे पानी फेर रहे हैं। देश के लिए अगर जनता को दिखता भी होगा कुछ कि अखिलेश का काम बोलता है, 18 तो करोड़ आजम खान दिखने नहीं देंगे। 4.5 करोड़ मुसलमान उत्तर प्रदेश में है। बताइए ना सर, कितनों को नौकरी दी आपने पिछले 5 साल में? बताइए कितनों को बच्चे पैदा करने से रोका आपने आजम खान के फार्मूले को? हमने नौकरी दी, हमने सिर्फ सरकारी महकमे में 3 लाख से अधिक नौकरियां क्रिएट की। बजाते देखिए, मुझे इस बात का दुख जरूर होता है कि जब हमारे प्रधानमंत्री मंच से खड़े होकर अपने जॉब क्रिएशन प्लान के बारे में हर बार प्रधानमंत्री को लेकर आते हैं, जवाब देना है इस पे कि भाइयों और बहनों, मित्रों, नहीं ये कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन और यहाँ पर कोई मिमिक्री कंपटीशन नहीं हो रहा है। अब सभी को नौकरी मिलने लगेगी। क्या हमारे प्रधानमंत्री को शोभा देता है? हर रैली में कह रहे हैं कि मैंने जॉब से इंटरव्यू खत्म कर दिया, खाली है, नौकरी नहीं है, इसलिए बच्चे पैदा करते हैं। तब मैंने ये सवाल पूछा कि आपने कितने मुसलमानों को नौकरी देके बच्चे पैदा करने से रोका? इसका जवाब आपके पास है तो दे दें अगले 20 सेकंड में, नहीं है तो मैं अगले वक्ता के पास जाऊं। जवाब मेरा स्पष्ट है कि अगर हम युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, महिलाओं के रोजगार की बात करते हैं, महिलाओं की शिक्षा की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों से लड़ने के लिए करते हैं। हम चाहते हैं कि समाज में इस तरह का तंत्र का निर्माण हो कि हम अर्ली मैरिज से लड़ सकें, हम हाई फर्टिलिटी रेट से लड़ सकें, हम कुपोषण से लड़ सकें। आप दे नहीं रहे सर, सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। संबित पात्रा बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, बार बार घनश्याम जी जो इसको एक थ्योरेटिकल डिस्कशन बना रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर गरीबी होगी और अगर मुफलिसी होगी तो स्वाभाविक है कि बच्चे ज्यादा पैदा होंगे। तो आजम खान भी तो यही कह रहे हैं कि नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं है, कारोबार नहीं है, इसलिए महिला बच्चा पैदा करने की मशीन बन गई है। साधारण सवाल, आपने प्रधानमंत्री पे सवाल उठाया, मैं उसका उत्तर दे देता हूं। आपने कहा कितना हमने वर्क जनरेट किया, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। इसी बार के आप इकोनॉमिक सर्वे को देखिए, उसके मुताबिक 5.4 करोड़ लोगों को मुद्रा के माध्यम से हमने स्वावलंबी बनाया। केवल और केवल उत्तर प्रदेश में 42 लाख लोगों को मुद्रा का योजना का बेनिफिट मिला है। बाकी जो योजना की बेनिफिट मिली है वो भी है। आपने अभी बताया कि 4 कुछ करोड़ मुस्लिम को, उनमें से आपने 3 लाख लोगों को नौकरी दे दी है। पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी नौकरी दी? लगभग सारी नौकरी आप कह रहे हैं कि आपने मुसलमानों को ही दे दी है, अर्थात बाकी कुछ काम आपने किया नहीं है। मैंने 42, आप बताइए 5 वर्षों में 3 लाख, हमने 2-2.5 वर्षों में 42 लाख। आप इसमें कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं सर। आपको अभी अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं, देखिए रोहित जी, इनको अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना है। चाहिए सर, मुझे आप दोनों का रिपोर्ट कार्ड नहीं चाहिए। तो माफी तो मांग ले। मुझे आप दोनों का रिपोर्ट कार्ड नहीं चाहिए सर। एमएच खान, आपको अब तक एहसास हो गया होगा कि जिस बयान का वो लगातार समर्थन कर रहे हैं, ये कहते हुए कि हम उस बयान का समर्थन नहीं करते, जिस बयान को वो लगातार डिफेंड कर रहे हैं, ये कहते हुए कि नहीं हमारी पार्टी का ऑफिशियल बयान नहीं है, औपचारिक बयान नहीं है हमारी पार्टी का, उसकी निंदा करना दूर की बात, उस पर माफी मांगना दूर की बात।
क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी को इस बयान पर आजम खान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? कार्रवाई तो करनी चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं है। अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके अंदर बूता नहीं है, उनके अंदर वो ताकत नहीं है कि आजम खान या गायत्री प्रजापति जैसे लोगों को निकाल सकें या हटा सकें। देखिए, मैं तो कहता हूं मुस्लिम महिलाओं के अलावा और सारी महिलाओं का अपमान किया इन्होंने, और भी महिलाओं का अपमान किया। सारी महिलाओं से माफी मांगना चाहिए इनको। महिला कोई खिलवाड़ नहीं है, कोई मशीन नहीं है कि बच्चा पैदा। अगर नौकरी नहीं मिली है तो ये तो स्वाभाविक है रोहित जी कि बच्चे नहीं पैदा करेंगे, वो कहां से खिलाएंगे, कहां से पिलाएंगे, ये सोचेगा। क्या दिमाग से आदमी पैदल हो गया है मुसलमान? ये कहना चाहते हैं आजम खान। आजम खान का बात जो है ये पागलों जैसी बातें हैं, उस पर कोई समर्थन नहीं कर सकता। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, जाहिल गंवार आदमी समर्थन नहीं कर सकता है। इन्होंने 5 साल अपना हुकूमत किया, 5 साल में कितने मुसलमानों को नौकरी दिया, कितनी मुसलमान औरतों को नौकरी दिया, ये तो बता नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा जी बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे एक साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, 1.5 लाख तक नौकरी दे पाए। खाली घोषणा पत्र इनका है नहीं, और सवाल हमसे पूछेंगे। और मोदी जी का ये है कि उनसे कह दो कुछ बोले, इनसे कह दो कुछ बोले। ये अखिलेश यादव कहते हैं कि आजम खान तुम बोलो, गायत्री प्रजापति तुम बोलो, और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि साक्षी महाराज तुम बोलो, बालियान तुम बोलो, और जो योगी आदित्यनाथ तुम बोलो। बाकी मायावती जी तो अकेले ही बोल देती हैं, वो तो किसी को बोलने ही नहीं बोलती है, करने का खुद ही सुबह से शाम बोलती रहती है मुसलमान यहाँ वोट दो, मुसलमान यहाँ वोट दो। पश्चिम से आधी चली है बहुजन समाज पार्टी की, और देखिए पूरब तक चलेगी बहुजन समाज पार्टी की, चली जाएगी, चिंता मत करिए। गंदे लोगों को साफ कर दिया जाएगा। ये बातें चुनावी रैली में बोलिएगा ना सर, जहां आपको ड्यूटी लगती है। यहाँ पे तो पार्टी को डिफेंड करने आए हैं, आज तो मौका था आपके पास आजम खान पर सवाल उठाने का। सर ये मैसेज है, आप मायावती जी की तारीफों के पुल बांधने लगते हैं यहाँ बैठ के भी। सर प्लीज, मैंने उठाया। आपके बगल में बैठी है मैडम नाइश हसन, मैं उनसे एक सवाल लेना चाहता हूँ। नाइश हसन, मैंने उठाया। नाइश हसन, मुस्लिम महिलाएं ये सब सुनने के बाद, ये डिफेंस देखने के बाद समाजवादी पार्टी का आजम खान के बयानों को, आप जैसी कोई पढ़ी लिखी मुस्लिम महिला या जो पढ़ी लिखी नहीं भी होगी, वो आजम खान के लिए वोट करना चाहेगी क्या कभी? या उस पार्टी के लिए जिसके सीएम इतनी बड़ी बड़ी, इतनी अच्छी इतनी मीठी मीठी बातें करते हो, और नेता कहते हो मुसलमान के पास नौकरी नहीं है तो वो बच्चे पैदा कर रहा है? देखिए रोहित जी, अगर आजम खान ने तो खैर बेहद गलत बयान दिया है, लेकिन अगर आप सभी पॉलिटिकल पार्टी का इतिहास देखें तो कमोबेश औरत के सवाल पे किसी ने भी संजीदगी नहीं दिखाई है। मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ सभी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे बैठे हैं मुझे छोड़ के, लेकिन सभी की पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी बेहुदा बयान आ चुके हैं, बीजेपी की तरफ से भी, सपा की तरफ से, बीएसपी की तरफ से, सभी की तरफ से औरतों के, हमारे औरतों के लिए खराब बात नहीं कुछ कही गई है, औरतों के खिलाफ कोई बात नहीं कही गई। अभी पिछले साल का मामला है, दूर मत जाइए। तो अगर इस तरह, इसका मतलब औरतों की वो कोई वजूद समझते ही नहीं है। ये समझते हैं कि औरत का पति अगर वोट देगा तो औरत वोट दे देगी, और औरत को उसकी एक इंडिविजुअल हैसियत जो हमें संविधान हमारा देता है, उस हैसियत को ये लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। पैट्रियार्की इतनी घोर तरीके से इनके मन मस्तिष्क में बैठी हुई है कि औरत की जगह ये कमतर समझते हैं, कमजोर समझते हैं, और यही कारण है जब महिला आरक्षण बिल की बात आती है तो ज्यादातर लोग एक खाने में खड़े हो जाते हैं और औरत के सवाल को सिरे से नकार देते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सवाल है, और औरत इस देश की आधी आबादी है। अगर मुसलमान की बात है तो मुसलमान औरत, मुसलमान समाज की आधी आबादी है। इस तरह की बातें करने वाले पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह साहब थे, अब तो अखिलेश जी हैं जो बड़े पढ़े लिखे अवेयर इंसान हैं, तो उनको तो इमीडिएट इनके खिलाफ एक बयान दे देना चाहिए कि ये इस तरह की बयानबाजी के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए और इनको तलब करना चाहिए। इस चुनाव के मौके पे इस तरह की बातें करें, ये तो उस पार्टी के लिए खुद भी एक नुकसानदेह बात है कि जो बात वो उठा रहे हैं। तो क्या पार्टी का इतना फर्ज भी नहीं बनता है कि वो उनसे सवाल करे, उनसे जवाब तलब करे, उनसे एक लिखित बयान मांगे? कोर्ट मांग रहा है खाली, और पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो कुछ भी औरतों को बकते रहेंगे जो जी में आएगा, और कोई उनके ऊपर लगाम नहीं कसता। ठीक, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ठीक, अब बताइए तिवारी जी, ये तो किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं है, ये तो ना बीजेपी से, ना बीएसपी से, ना कांग्रेस से है आपके गठबंधन वाली, फिर भी वो कह रही हैं आजम खान को माफी मांगनी चाहिए, आपको तलब करना चाहिए, बयान की निंदा करनी चाहिए, उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। बोलिए, है हिम्मत आप लोगों में?
देखिए मैंने शुरू में कह दिया है, और हिम्मत क्यों नहीं है भैया, जब हमने इतनी बड़ी लड़ाई अपनी पार्टी के अंदर ही लड़ी और प्रदेश को एक अच्छी जगह पे ले जाने के लिए अपनी राजनीति को दांव पे लगा दिया, तो अखिलेश यादव जी ने कभी भी हिम्मत की कमी नहीं दिखाई है। 2012 हो या 2017 हो, सबसे बड़ा जनसंपर्क अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने किया है तो अखिलेश यादव बयान की तरफ से उन्होंने आंख कान बंद कर लिए अपने, पूरे हिंदी हार्टलैंड, इस बयान की तरफ से उन्होंने अपने आंख कान बंद कर लिए ना सर, पूरे हिंदी हार्टलैंड, या वो इसके समर्थन में नेता ऐसा नहीं है जिसने इस तरीके से प्रदेश को विकसित करने का प्रयास किया। सर, इस बयान के प्रति अखिलेश जी ने आंख नाक बंद कर लिए क्या? अखिलेश जी कंडम क्यों नहीं कर रहे हैं? अखिलेश जी ने आंख कान बंद कर लिए क्या इस बयान के प्रति? क्योंकि हमें नहीं लगता अगर उन्होंने सुना होता तो वो आपकी तरह डिफेंड करते। उनके साथ में देखिए मैंने जो शुरू में कहा, मेरा मत वही है कि मैं इस बयान से सहमत नहीं हूं, ये आर्टिकुलेशन गलत है, लेकिन मैं डिफेंड करता रहूंगा। मैं इससे सहमत तरह के आंकड़े रख के, ये पार्टी तरह की बातों को घुमा के मैं डिफेंड करता रहूंगा, मैं सहमत नहीं हूं। मैंने आपको शुरू में कह दिया तरह नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं मुझे मैंने एक डिस्क्लेमर दे देना चाहिए था। बात मैं कहता हूं, आपको आते सर एक डिस्क्लेमर लेके बैठना चाहिए था। हमारे अंदर आजम खान के बयान की निंदा करने की हिम्मत नहीं है। हम लोग आजम खान के किसी भी बयान को लेकर कार्रवाई जैसी बात करने के लिए अधिकृत नहीं है, लिहाजा हमसे जो भी सवाल पूछे जाएं उनके जवाबों में ऐसी किसी चीज की उम्मीद ना की जाए। यह डिस्क्लेमर लेके आना चाहिए था सर आज आपको। नहीं, ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन जहां तक सर आप ही ने बनवाई है मेरी सोच पिछले आधे घंटे से सर, उत्तर प्रदेश, और इससे पहले जब ऐसे मामले आए हैं आपकी पार्टी की सोच मैंने ऐसी देखी है सर। नहीं, हमारी पार्टी की सोच बिल्कुल स्पष्ट है कि चाहे वो युवा वर्ग हो, महिला हो, तो स्पष्ट कर दी सर आजम खान, रोजगार की बात करेंगे, बिल्कुल साफ कर दी आजम खान ने आपकी पार्टी की सोच। रोजगार की बात कर रहे थे, रोजगार की बात करते हुए आजम खान ये कहते हैं मुसलमानों के पास नौकरी नहीं है तो वो बच्चे ही पैदा करेंगे सर, नहीं पड़ेंगे। ये सोच है सर, अगर यही सोच है सर एजेंडे से अलग तो भगवान मालिक है सर। अगर यही काम बोलता है सर तो भगवान मालिक है सर। एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, ताल ठोक के जारी है, आप रहिएगा हमारे साथ। क्या समाजवादी पार्टी आजम खान के इस बयान पर माफी मांगेगी? क्या आजम खान खुद इस बयान पर माफी मांगेंगे, या फिर यह स्थिति फिर एक बार पहले की तरह होगी जहां सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आजम खान को बिना शर्त माफी के लिए आगे बढ़ना है? सवाल आज समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान के बयान पर जो उन्होंने एक चुनावी रैली में दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को नौकरी नहीं है, बच्चे नहीं पैदा करेंगे तो और क्या करेंगे। हमारे साथ घनश्याम तिवारी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ डॉक्टर एम एच खान है, वो बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखें। हमारे साथ नाइस जी हैं जो कि मुस्लिम महिला आंदोलन से जुड़ी रही हैं, और संबित पात्रा हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं। संबित, ब्रेक के पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें, फिर मैं घनश्याम जी के पास जाऊँ। देखिए, नाइस हसन जी ने एक बड़ी बात कही, महिला होने के नाते जो विषय उन्होंने उठाए कि एक पैट्रियार्कियल सोसाइटी है और उसके खिलाफ हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। इस पूरे चुनाव में देखिए आजम खान ने जो कहा है वो तो निंदनीय है ही, माफ़ी मांगने के लिए हमने गुहार लगाई है, अब देखते हैं माफ़ी मांगते हैं या नहीं। मगर बड़ा विषय ये माइंडसेट दिखाता है पार्टी का। ट्रिपल तलाक पे भी हमने सवाल उठाया था, क्योंकि देखिए इस पूरे चुनाव में ट्रिपल तलाक का विषय जो है वो एक महत्वपूर्ण विषय है। बच्चा पैदा करने की मशीन जिस प्रकार से आजम खान ने मुस्लिम महिलाओं के लिए एक फ्रेज रखा है, यह भी अपने आप में निंदनीय है। तो ये बहुत बड़ा सोच दिखाता है कि कहीं ना कहीं ट्रिपल तलाक पे भी पार्टी चुप है, आजम खान के ऊपर भी पार्टी माफ़ी नहीं मांग रही है। आप मुसलमानों की बेहतरी की बात करते हो, मगर जो मुसलमान महिलाएं, मुसलमान समुदाय में आधी आबादी है, उसके विषय में आप बिल्कुल चुप हो, ना माफी मांग रहे हैं, ना ट्रिपल तलाक पे कुछ कह रहे हैं। तो जनता वोटिंग करने से पहले इसकी चिंता तो करेगी जरूर। घनश्याम जी, वोट के लिए मुसलमान का मजाक बनाना जरूरी है क्या? देखिए, मैं ये दिखाना चाहता हूं कि 2 दिन पहले की नवभारत टाइम्स की खबर है कि केंद्रीय मंत्री के ऊपर आरोप लगा है, ये संबित पात्रा जी जो इतनी गोल गोल बातें कर रहे हैं, परिवार ने केंद्रीय मंत्री के ऊपर युवती के आत्महत्या वो खारिज भी हो गया। पूरा खबर पढ़ के सुना दीजिए एनबीटी में, आप जो बता रहे हैं उसमें आप ही की पुलिस ने कहा कि ये गलत बात है। आप दिखा दीजिए क्या, कौन सा क्या दिखाइए पहले। झूठ का पोल अभी खोलता हूं, जो आप मोबाइल में दिखा रहे थे पहले उसका डिस्कशन करिए। आप ही के पुलिस और आप ही के एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो गलत बयानी है, पूरे रिपोर्ट को पढ़िए, यहाँ गुमराह मत करिए। आपने माफी मांगी, आप 3 साल से देश को अच्छे दिन क्या मतलब होता है आप नहीं दे पाए। आजम खान ऐसे अच्छे दिन देंगे? माफी मांगी, ऐसे अच्छे दिन दे रहे हैं आजम खान? झूठ बोलते हैं, नफरत बोलते हैं, और आप कह रहे हैं कि माफी मंगवाइए। आजम खान क्या बोल रहे हैं, आपकी धुकधुकी बन जाती है, लेकिन आपके अपने मंत्री क्या बोलते हैं, कौन से लोग किस तरह के जघन्य अपराध,
आपका एक व्यक्ति आईएसआई के सेल में आपका मध्य प्रदेश में आपका व्यक्ति आईएसआई के सेल से जुड़ा हुआ माना जाता है। पूरी वो पार्टी है जो 2012 में आतंकवादियों को छोड़ने की बात कर रही थी, कोर्ट से फटकार पड़ी इनको, आतंकवादियों के साथ जाके खड़ी हो जाती है, ये हम पे उंगली उठा रही है। मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, वो तो जिसका नाम आप लोग ने व्यापम घोटाला कहां से आया, कैरियर समाप्त हो गया, व्यापम घोटाला कहां से आया? राजनीति आपको शोभा नहीं देती है। ये अलग बात है कि आप एक बयान पर राजनीति सीखने लगे तो अलग बात है। सर मेरा आप दोनों से रिक्वेस्ट है, सर प्लीज सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं तिवारी जी, वोट पाने के लिए मुसलमानों का मजाक उड़ाना जरूरी है क्या सर? वो तो वैसे भी वोट देते हैं सर, इनको तो नहीं देते, आप ही को देते होंगे। वोट पाने के लिए किसी का तो कांग्रेस भी आपके साथ है सर, हमने अपने अभियान का तो कांग्रेस भी आपके साथ है सर। अब तो आपको और एहतियात बरतना चाहिए मुसलमानों के मामले में, आप मजाक उड़वा रहे हैं सर उनका। हमारा काम हमारे साथ है और हमारा विजन हमारे साथ है। आप ये कह रहे हैं सर उनके पास नौकरी नहीं इसलिए बच्चा पैदा करते हैं, हमारे साथ है, हमारा विजन हमारे साथ है। औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन बता रहे हैं सर मुसलमानों की। नाइस जी, बोलिए आप कुछ कहना चाह रहे हैं। हम किसी को कोई मशीन नहीं बता रहे हैं, ये आपकी जुबान हो सकती है, ये हमारी जुबान नहीं है। सर ठीक है सर, कहना चाहती हूँ, बोलिए नाइस जी। मैं घनश्याम जी को ये कहना चाहती हूँ कि अगर जो आपका विजन है उस विजन को थोड़ा और ब्रॉड कीजिए, उस विजन में औरतें भी शामिल हो जाएं, और अगर आप बढ़ के और आजम खान साहब से कहते हैं कि आप माफी मांगिए और पार्टी को लिखित जवाब दीजिए, क्योंकि इससे पहले आपने कोर्ट में भी ये दाखिल किया है, तो आपका ये बड़प्पन होगा आपकी पार्टी का, और वो आपकी पार्टी के लिए अच्छा होगा। ना कि आप ये पूछे संबित पात्रा जी से कि आपके लोगों ने माफी मांगी, या आप बीएसपी से पूछे आपने माफी मांगी। मतलब क्या तुलना करना जरूरी है कि अगर वो बुरे तो मैं क्यों ना रहूं, मैं बुरा तो वो भी बुरा? नहीं, मैं स्वागत करता हूं आपकी बात का। देखिए घनश्याम जी, मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं, बढ़ के आगे आइए। मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं, और बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि पार्टी का विजन ब्रॉड है। उस ब्रॉड विजन को लोगों को नजर आना चाहिए, आपका ब्रॉड विजन। प्लीज तुलना मत कीजिए, मैं बुरा और वो बुरा, तो तुलना मत कीजिए। आप अपना बड़प्पन दिखाइए, और इसके लिए आगे क्यों नहीं आ रहे हैं आप? ठीक, समय खत्म हो गया। देखिए मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं, मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं, और माफी मांगना चाहते हैं क्या? बोल लीजिए अगर माफी मांगना चाहते हैं तो। देखिए मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं, और हमने शुरुआत से कहा है कि और निकल नहीं रहा है सर, आप वापस शुरुआत पे आ गए और नहीं आ रहा है, जहां से शुरू हुए थे वहीं वापस आ गए सर। उन्होंने लगातार हर सुझाव सर हम उम्मीद करते हैं अखिलेश यादव जी भले डिस्काउंट दे दें इनको, और आपके सुझाव को भी सम्मान दिया अखिलेश यादव जी भले डिस्काउंट दे दें आजम खान को अपनी मजबूरियों के तहत, लेकिन नाइस हसन की बातें सुनने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि डिंपल यादव और अपर्णा यादव को कम से कम आजम खान को डिस्काउंट नहीं देना चाहिए उनके इस बयान के लिए जो उन्होंने दिया।